आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हिंदी कोर के मॉडल पेपर 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको मॉडल पेपर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए, अभी तक जैक बोर्ड की ओर से जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, चाहे आपका क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। वहां पर आपको हर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसकी मदद से आप हर एक वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो आपका क्लास 11th का हिंदी कोर है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो कि आपका 40 नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है पैसेज का, ठीक है। तो आप यहां से लेकर यहां तक सबसे पहले आप इस पैसेज को पढ़िए। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो यहां पर जितना भी इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। यहां पर मैं डायरेक्ट ले चलता हूं आपको क्वेश्चंस के ऊपर और दिखाता हूं कि आपको पैसेज से किस प्रकार से आंसर को खोजना है। तो देखिए, यहां पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है। देखिए, यहां पर पैसेज में साफ साफ लिखा गया है कि महानगरों में जो सभ्यता फैली है वह छिछली और हृदयहीन है। क्यों है? तो लोगों के पारस्परिक मिलन के अवसर तो बहुत हो गए, मगर इस मिलन में हार्दिकता नहीं होती, मानवीय संबंधों में घनिष्ठता नहीं आ पाती। इसी के कारण ये क्या है? हृदयहीन है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, क्या है कि मानवीय संबंधों में हार्दिकता एवं घनिष्ठता के अभाव के कारण। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मनुष्य के भीतर कौन से भाव लापता होते जा रहे हैं। तो देखिए, ये भी चीज यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए आप कि मनुष्यता के लिए जरूरी मनुष्य के भीतर पहले जो माया, ममता और सहानुभूति के भाव थे, वे अब लापता होते जा रहे हैं। देखिए, 3 चीज, एक आपका माया, एक आपका ममता और एक आपका सहानुभूति। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या है आपका, ना तो यहाँ पर माया है, ना ही आपका ममता है, बल्कि यहाँ पर क्या है? सहानुभूति है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। अगर आप यहाँ पर गद्यांश को पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है? महानगरों के बारे में है कि नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो उपयुक्त यानी कि जो सुटेबल टाइटल होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि महानगरों की सभ्यता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हृदयहीन का क्या अर्थ है। देखिए, हृदयहीन का मतलब होता है निष्ठुर। क्या होता है? निष्ठुर। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, यहाँ पर फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप पढ़िएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या है कि धरतीवासियों से कवि क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि ओ वसुधा के रहने वालों, मतलब जितने भी धरती में आप लोग जो भी रह रहे हैं, रहो सर्वदा प्यार से। कैसे रहना है? प्यार से रहना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सदा रहो प्यार से। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि धरा बांट कर हृदय ना बांटो। ठीक है, धरा तो तुमने बांट दिया है, अब हृदय को ना बांटो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हृदय को। 6 का क्या हो जाएगा? 6 का यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कवि ने किससे दूर रहने का संदेश दिया है। देखिए यहीं पर साफ साफ लिखा है कि दूर रहो सनहार से। किससे दूर रहना है? तो सनहार से दूर रहना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सनहार से। 7 का क्या हो जाएगा? सनहार से इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको केवल समझना है और आपको यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पर कि अनाथ में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, एक होता है आपका उपसर्ग, ठीक है, और एक होता है आपका प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है ये आपका पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है ये बाद में लगता है। देखिए, उपसर्ग लगने से पहले या फिर प्रत्यय लगने, जो प्रत्यय, देखिए आप उपसर्ग लगाइए या फिर प्रत्यय लगाइए। ठीक है, देखिए क्या होगा कि लगाने से पहले भी आपको कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है? अनाथ है। क्या है? अनाथ है। देखिए यहाँ पे क्या, अगर हम लोग नाथ ले लेते तो नाथ का कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता है, और नाथ में आप क्या करिए, यहाँ पर अ लगा दीजिए तो अनाथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपसर्ग का यूज हो रहा है, क्या हो रहा है? अ का हो रहा है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, तो ये हो जाएगा आपका स्रोत या संचारक से। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो जनसंचार को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है, तो ये है गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई गई। ठीक है, देखिए रजत जयंती हर बार क्या होता है, 25 साल बाद मनाया जाता है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1984 हो जाएगा, 1984 हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर 1984 इसका आंसर होगा, मैंने देखा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा एक बार चेक जरूर से जरूर कर लीजिएगा, फिर आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर ये जो 13 है इसका मैंने आंसर देखा, तो मतलब अधिकतर जगह पे लिखा हुआ है 23 भाषा। ठीक है, 23 भाषाओं में। कितने भाषाओं में, तो 23 भाषाओं में। लेकिन यहाँ पर एक भी ऑप्शन 23 भाषाओं का नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप भी देखिए नेट में सर्च कर लीजिए, आपको अधिकतर जगह पे 23 भाषाओं का उल्लेख मिलेगा। और यहाँ पर देखिए 23 वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ। आगे देखिए, खैर इसका आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है, क्या है, तो इंटरनेट है। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है, तो एकदम बहुत ही मनोरंजक होता है। तो 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। देखिए जो ब्रेकिंग न्यूज होता है ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि आलेख एक विधा है, और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग लिख के ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जगह पर बहुत सारे मॉडल सेट में दिया हुआ है। तो आलेख क्या है, तो आलेख एक गद्य लेखन की विधा है। तो 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है। देखिए संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का जो मतलब होता है, मान के चलिए कि कोई भी जो मतलब कोई भी मैसेज को प्राप्त करेगा, उसको सही ढंग से अगर नहीं पढ़ पाता है, तो उसको एकदम सही ढंग से मतलब उसका अर्थ वगैरह हर एक चीज को करके मतलब जब उसमें काम किया जाता है उसी को बोला जाता है डिकोडिंग। ठीक है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। ठीक है, तो 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 18 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर आपका एक पैसेज दिया गया है, और ये जो है ये आपका बुक से है, तो आप बुक को अच्छे से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। और एक्चुअल में ये जो चीज दिया गया है ये आपका जो चैप्टर का नाम होगा ना, किस चैप्टर से दिया गया आप पढ़ लीजिएगा, वो ये आंखें। चैप्टर का नाम क्या है, ये आंखें। और इसके जो लेखक है यानी कि जो रचयिता है, ठीक है, आप यहाँ पर मैं लेखक ही लिख देता हूँ। इसको जो लेखक है ना, लेखक का यहाँ पर जो नाम है क्या है, सुमित्रा नंदन पंत। क्या है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। चैप्टर का नाम है ये आंखें। ये आंखें चैप्टर निकालिए, आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ले गई है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो ये आंखें से लिया गया है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि किन आंखों से कवि को डर लगता है। तो देखिए जो किसान की आंख है ना, किसान की आंखों को देखकर मतलब उनका जो शोषण हुआ है उस चीज़ को देखकर मतलब कवि को बहुत ही खराब लगता है, मतलब एक डर टाइप का लगता है। ठीक है, तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 कि किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है। तो अंधेरी गुफा से की गई है। ठीक है, 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि दारुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, और यहाँ पर भी दो है, मतलब 3 ठो यहाँ पर दो का रिपीटेशन हो रहा है। जब भी कोई भी एक चीज का रिपीटेशन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर देखिए एक्चुअल में हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानाश्रयी। क्या हो जाएगा, ज्ञानाश्रयी सही आंसर इसका हो जाएगा। और ज्ञानाश्रयी को हम लोग बोलते हैं संत काव्य। क्या बोलते हैं, संत काव्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ज्ञानाश्रयी बोलिए, ये भी आपका सही हो जाएगा। संत काव्य बोलिए, ये भी आपका सही होगा। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संत काव्य बोलिए या फिर ज्ञानाश्रयी बोलिए, दोनों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या
है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। देखिए कबीर जी को क्या बोला जाता था, वाणी का डिक्टेटर, तो किसने कहा था, तो ये हमारे कहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जो ठीक है 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि मीरा ने अपने प्रेम बेली से कौन सी फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है, तो यहाँ पर आनंद फल इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, 25 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 कि न्यात मीरा को क्या कहकर बुलाते थे। जो न्यात है ना उसको मीरा को क्या कहकर बुलाते थे, तो कुलनासी, क्या बोला करते थे, कुलनासी बोला करते थे। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि कवि कहाँ प्रवास कर रहे हैं। देखिए कवि जो थे जेल में प्रवास कर रहे थे और वहीं से उनका उनको क्या हो रहा था, घर का याद आ रहा था और वो लेटर मतलब पत्र लिख रहे थे। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 और यहाँ पर फिर से आपका एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पर नमक के बारे में दिया गया है। और ये जो आपका पैसेज है ना, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है नमक का दरोगा। क्या नाम है, नमक का दरोगा। ये चैप्टर का नाम है नमक का दरोगा और इसके जो लेखक है, लेखक का नाम है प्रेमचंद। क्या है, प्रेमचंद, याद रखिएगा। मतलब पाठ का नाम है नमक का दरोगा, लेखक का नाम है प्रेमचंद। जो भी होगा आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कि प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम बताइए, तो कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मतलब चैप्टर का नाम है नमक का दरोगा और यहाँ पर लेखक का नाम है प्रेमचंद। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कि ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया है। देखिए साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, मतलब यहाँ पर नमक के बारे में बातचीत हो रहा है। तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु यहाँ पर किसे कहा गया है, तो नमक को कहा गया है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम हुआ। देखिए क्या होता है, हर जगह पर भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, घूसखोरी बढ़ जाता है, सभी लोग काम धंधा को छोड़कर मतलब नमक विभाग में काम पाना चाहता है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ। यहीं से भ्रष्टाचार आप लोगों का स्टार्टिंग होता है। क्योंकि देखिए नमक क्या होता है, नमक क्या है, नमक देखिए खाने का एक मतलब ऐसा मतलब पार्ट है, मतलब इसके अलावा आप मतलब भोजन ही नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप देख लीजिए क्वेश्चन को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि अधिकारियों के पो 12 थे। यहाँ पो 12 का क्या अर्थ है, देखिए पो 12 का मतलब है लाभ ही लाभ होना, मतलब खाली यहाँ पर आपका इनकम ही इनकम होगा, लाभ ही लाभ होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि हम हसमत रचना किसकी है। तो ये जो हम हसमत रचना है ये किनका है, तो कृष्णा सोबती का है। किनका है, कृष्णा सोबती। और ये जो है ना हम हसमत, यहीं से जो आपका नसरुद्दीन वाला जो कहानी है यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृष्णा सोबती। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो उनका इंटरव्यू लेने गया था। वो जो जिस प्रकार से रोटी बनाते थे मतलब वो जानना चाहता था कि रोटी किस प्रकार से बना रहे हैं और सबको वो बताना चाहते थे। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअल में जो लेखिका थी वहाँ पर ये पत्रकार थी ना इस कविता में, बस वही बात है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि सत्यजीत राय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे। तो इन लोग रहने वाले थे पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता के रहने वाले थे। और इन्होंने एक मतलब फिल्म बनाया था जिसका नाम था पाथेर पंचाली। क्या नाम था, पाथेर पंचाली, जो कि आपका एक बंगाली मूवी था, ठीक है, पाथेर पंचाली। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। और ये जो मूवी है ना पाथेर पंचाली, इसका जो काम चला था लगभग 2.5 साल तक इसका काम चला था, ठीक है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाथेर पंचाली। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि पंडित अलोपीदीन किस कहानी का पात्र है। तो देखिए पंडित अलोपीदीन जो है ये नमक का दरोगा कहानी का ये पात्र है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देखिए कि राजस्थान के रजत बूंदे पाठ के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो कौन है, तो अनुपम मिश्र। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि कुएं की खुदाई का काम कौन करता है। कौन करता है, तो चेजारो, ठीक है। कौन करता है, चेजारो करते हैं, याद रखिएगा। 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि राजस्थान के रेत की विशेषता क्या है। तो रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, रेत के कण एक दूसरे से चिपकते नहीं, रेत में कण अलग अलग रहते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। जितना है आंसर ऑप्शन यहाँ पर सारा का सारा सही है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि चेलबांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, तो उन लोग क्या करते थे, जो आपका मतलब पीतल का या फिर मतलब जिस चीज़ का भी बर्तन होता था ना, बर्तन का टोपी मतलब पहन लेता था। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बर्तन की टोपी। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट 40 क्वेश्चंस का आंसर बताया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा।
और देखिए अगर बात करें क्लास 11th आर्ट्स का, क्लास 11th का अगर आर्ट्स का बात करें तो देखिए एकदम कंप्लीट होने वाला है, केवल केवल बाकी है हम लोग का इंग्लिश का इलेक्टिव। ठीक है, इंग्लिश इलेक्टिव जो सेट 2 है वही बाकी है, बाद बाकी सारा खत्म हो गया, यहाँ पर आपका खत्म, मॉडल सेट खत्म हो गया। फिर जो भी होगा क्लासेस अब स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके जितने भी दोस्त होंगे सबको बताइए हमारे चैनल के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।